स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द ईवीएम के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स ईवीएम का जो ट्रांसपेरेंसी है उसके रिगार्डिंग में एक पेटिशन है, उसको फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन से जो क्वेश्चनिंग है वो यहाँ पे किया गया है कि उनके द्वारा किस तरीके से ईवीएम के थ्रू में जो ट्रांसपेरेंसी है उसको अश्योर किया जाता है वोटिंग प्रोसेस के दौरान में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ईवीएम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है, स्पेशली ईवीएम का जो कंट्रोल यूनिट है उसके रिगार्डिंग में। आप देखिए कि कंट्रोल यूनिट के द्वारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको यहाँ पे नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है। कंट्रोल यूनिट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो कैंडिडेट है उनके सिंबल को जब यहाँ पे बैलेट यूनिट के अंदर में किसी वोटर के द्वारा जो अपना वोट है उसको कास्ट किया जाता है। तो आपको ईवीएम मशीन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट यहाँ पे कनेक्ट होता है बैलेट यूनिट के साथ में। बैलेट यूनिट के अंदर में जो वोटर है उनके द्वारा जो अपना वोट है उसको कास्ट किया जाता है। आप देखिए कि बैलेट यूनिट के अंदर में आपको बेसिकली जो ईवीएम मशीन है वो देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें बैलेट यूनिट के साथ में एक और बॉक्स कनेक्टेड हुआ करता है जिसको कि हम यहाँ पे वीवीपैट के रूप से जानते हैं, वोटर्स वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल के रिगार्डिंग में। 2019 के समय इस मशीन को यहाँ पे ऐड किया गया था जनरल इलेक्शन के दौरान में। आप देखिए उससे अर्लियर फेज के अंदर में कुछ स्टेट असेंबलीज के अंदर में पायलट बेसिस के ऊपर इसको यूज किया गया था। वीवीपैट का जो मशीन है उसे वीवीपैट मशीन के अंदर आप देखिए एक स्लिप है वो जनरेट होती है जब भी वोटर के द्वारा जो अपना वोट है वो कास्ट किया जाता है किसी भी कैंडिडेट को। तो एक स्लिप है वो यहाँ पे जनरेट होगा। उस स्लिप के अंदर में आप देखिए कि जो यहाँ पे कैंडिडेट है उसका जो नेम है वो अपीयर होगा, जो उस पर्सन का जो यहाँ पे इलेक्शन का जो सिंबल वो भी यहाँ पे अपीयर होता है, और उसके बाद में वो जो स्लिप है वो बेसिकली एक बॉक्स के अंदर में कलेक्ट होता है। स्टूडेंट्स इलेक्शन का जो काउंटिंग है उस दौरान में इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो रैंडम 5 बूथ हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो 5 बूथ हैं उनका जो कैलकुलेशन है उसको कैरी किया जाता है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है उनसे मैच किया जाता है उस स्लिप को। बेसिकली उसी के आधार पे देखा जाता है कि जो ट्रांसपेरेंसी जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में इलेक्शन कमीशन के द्वारा 2019 के जो जनरल इलेक्शन है उस दौरान में इसी तरीके से अश्योर किया गया था। 100% जो स्लिप्स है वो मैच हुआ था 2019 के इलेक्शन के दौरान में। अभी आप देखिए कि रिसेंटली एक पेटिशन है उसको फाइल किया गया था। पेटिशन को इस वजह से फाइल किया गया था कि यहाँ पे जो वीवीपैट का जो स्लिप है उनका जो 100% स्लिप है उनको कैलकुलेट किया जाए इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताया गया कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। पहले यहाँ पे वोट्स है उनको कैलकुलेट करना है ईवीएम मशीन के थ्रू में, बाद में जो स्लिप है उनको मैच करवाना है। तो आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है उसको यहाँ पे बताया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया ईवीएम मशीन के बारे में। एक कंट्रोल यूनिट है वो कनेक्ट हुआ करता है बैलेट यूनिट के साथ में। बैलेट यूनिट के साथ में आपको वीवीपैट का जो मशीन है वो देखने के लिए मिलता है जिसका जो स्लिप है वो जनरेट होता है 2019 के जो जनरल इलेक्शन है उसके समय इसको यूज किया गया था। स्टूडेंट जो हमारा ईवीएम मशीन है उसको फर्स्ट टाइम कब यूज किया गया और कहाँ पे यूज किया गया ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। एक और आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए। आप देखिए कि एक जो ईवीएम मशीन है उसके अंदर में कितने वोट्स हैं वो स्टोरेज हो सकते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो आप देखिए कि जो मैक्सिमम वोट्स हैं वो आपको 2000 के आसपास जो वोट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं जो एक ईवीएम मशीन के अंदर स्टोर किए जा सकते हैं या कास्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये ईवीएम मशीन का ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग में हुआ। आप देखिए कि बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा 2016 के समय एक रिक्रूटमेंट को कैरी किया गया था टीचर्स के रिगार्डिंग में, नॉन टीचिंग स्टाफ के पर्सपेक्टिव से 25,000 के आसपास जो पर्सन्स हैं उनको रिक्रूट किया गया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। उस कंप्लीटली जो रिक्रूटमेंट है उसको हाई कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड के रूप से डिक्लेयर किया गया कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपना जो सैलरी है उसको भी रिटर्न करना होगा कुछ इंटरेस्ट के साथ में। ऐसा कुछ ऑर्डर्स है उनको पास किया गया था कैलकाटा हाई कोर्ट के द्वारा। तो स्टूडेंट्स उसी ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पे वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया है। आप देखिए कि कैलकाटा हाई कोर्ट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, उसके वायलेशन के रूप से इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को देखा गया उनके द्वारा। इसके अलावा जो आर्टिकल 16 है जो एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में जो प्रोविजन आपको देखने के लिए मिलते हैं तो उसका भी वायलेशन है वो यहाँ पे देखा गया था हाई कोर्ट के द्वारा। तो उसी के बेसिस पे उस रिक्रूटमेंट को कैंसिल किया गया।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें आरबीआई के बारे में है। आरबीआई के द्वारा जो कोटक बैंक है उसको कुछ गाइडलाइंस है वो इश्यू किया गया है कि उनके द्वारा जो न्यू कस्टमर्स है उनको ऐड नहीं किया जा सकता है। आप देखिए कि इससे पहले आपको पेटीएम के रिगार्डिंग में ऐसा ही कुछ गाइडलाइंस है वो देखने के लिए मिला था। फरवरी के मंथ के दौरान में पेटीएम को भी इसी तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया गया था। समय समय पे आरबीआई के द्वारा कुछ गाइडलाइंस है उनको इश्यू किया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग में। अगर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा उन गाइडलाइंस को या जो डायरेक्टिव्स हैं उनको नहीं माना जाता है आरबीआई का, तो उनके ऊपर में कुछ इसी तरीके के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं आरबीआई के द्वारा। तो आपको यहाँ पे आरबीआई का जो रोल है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि कैसे सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर से होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको नल एंड वॉइड के रूप से डिक्लेयर किया था फरवरी के मंथ के समय में। अभी उसी के अंदर जो करप्शन है उसके रिगार्डिंग में एक पेटिशन को फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि उसके अंदर कुछ करप्शन है वो देखने के लिए मिला, उसका इंक्वायरी यहाँ पे होना चाहिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में तो आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के डोनेशन के पर्सपेक्टिव से इसको लॉन्च किया गया था। ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जिनके द्वारा लास्ट इलेक्शन के अंदर में 1% वोट्स है उनको सिक्योर किया गया है, वो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे एलिजिबल थे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थ्रू में। स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी कुछ एक्ट्स के अंदर में अमेंड किया गया था। आप देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के रिगार्डिंग में आपको एक कंपनीज एक्ट के थ्रू भी अमेंडमेंट देखने के लिए मिलता है कि जो 7.5% का जो प्रॉफिट है वो डोनेट किया जाता है कंपनीज के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को, उस रेस्ट्रिक्शन को भी यहाँ पे रिमूव कर दिया गया था कि किसी कंपनी को जो प्रॉफिट होना है वो ज़रूरी नहीं है उनका अगर वो लॉस मेकिंग भी है तो उनके द्वारा जो यहाँ पे डोनेट है वो किया जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में तो आप देखिए कि कालेसर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे है, हरियाणा का जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ये सिचुएटेड है। कालेसर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर 4 डैम्स हैं, उनके कंस्ट्रक्शन का जो ऑर्डर्स है उनको इश्यू किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वाइल्ड लाइफ का जो प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन के रिगार्डिंग में जो डैम कंस्ट्रक्शन है उसके रिगार्डिंग में जो स्टे है वो लगा दिया गया है। तो आप देखिए कि एक तो आपको लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। सपोज कीजिए हरियाणा है, हरियाणा का जो यहाँ पे आपको जो नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है यहाँ पे यमुनानगर देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि यहाँ पे जो शुगर केन का जो प्रोडक्शन है वो भी देखने के लिए मिलता है यमुनानगर के अंदर में। वहीं पे जो कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स आपको हरियाणा के पर्सपेक्टिव से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता होना चाहिए। आप देखिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिस्कस किया गया है तो आपको नेशनल पार्क्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर टोटल कितने नेशनल पार्क हैं। 2 नेशनल पार्क आपको देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो आप देखिए कि जो सुल्तानपुर नाम का जो नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नाम का जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? गुरुग्राम जो डिस्ट्रिक्ट है। आप देखिए अर्लियर फेज के अंदर गुरुग्राम को किस नाम से जानते थे? गुड़गांव के नाम से। तो वहाँ पे एक सिचुएटेड है एक नेशनल पार्क। एक आपको कालेसर का जो एरिया है, कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है वहीं पे ही नेशनल पार्क है वो देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि कालेसर के अंदर वहाँ पे सिचुएटेड है नेशनल पार्क। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हरियाणा का जो रामसर साइट्स हैं उनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर 2 रामसर साइट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। एक तो आप देखिए कि जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वो एक डेस्टिनेशन के रूप से भी काम करता है। हमारा विंटर के समय में जो माइग्रेटरी बर्ड्स इंडिया के लिए विजिट करते हैं तो उन माइग्रेटरी बर्ड्स का एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन के रूप से ये रोल प्ले करता है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। दूसरा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एक झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा का जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है उसी के पास में सिचुएटेड है एक झज्जर डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे आप देखिए कि एक आपको भिंडावास नाम का जो लेक है वो देखने के लिए मिलेगा। तो एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है उसी को ही रामसर साइट के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है। एक आपको यहाँ पे जो भिंडावास नाम का जो लेक है वो भी आपको आप देखिए कि बेसिकली जो रामसर साइट है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यमन के बारे में है। आप देखिए कि केरल से एक मदर हैं जो विजिट किए हैं अपनी डॉटर से मिलने के लिए यमन के। वहाँ पे हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उनकी रिगार्डिंग में उनके द्वारा कोर्ट के अंदर में जो पेटिशन है वो फाइल किया गया था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2017 के समय में जब से होती रिबेलियंस के द्वारा उनके वहाँ पे जो पावर को टेक ओवर किया गया है यमन के अंदर में, तो आप देखिए कि उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है यमन के वहाँ पे।
तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे जो केरल का जो वुमेन है उनके द्वारा विजिट किया गया है अपनी डॉटर से मिलने के लिए। वो वहाँ पे एक केस के अंदर जेल के अंदर बंद है स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट के द्वारा 2017 के समय यमन के साथ में जो मूवमेंट्स है उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। वो अपना जो रिस्क है उसी के बेसिस पे उनके द्वारा विजिट किया गया। जुडिशरी प्रोसेस के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि उनकी लाइफ को अगर कोई यहाँ पे इफेक्ट होता है तो उसमें किसी भी गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि एज ए मदर का जो रिलेशन है उसके पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलता है कि उनका जो चिल्ड्रन है वो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर हो, चाहे अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना हो, तो मदर का बेसिकली जो वैल्यूज़ के रूप से आपको जो सेक्रीफाइस है, जो आपको डिफरेंट आप वो जो वैल्यूज़ है उनको यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो आप देखिए कि ये बेसिकली होती रिबेलियंस के बारे में भी था। कल हमने यमन के बारे में एक क्वेश्चन भी पूछा था टेलीग्राम चैनल के ऊपर में कि जो रेड सी के एरिया में कौन सा जो कंट्री है वो अपना एरिया शेयर करता है, कौन सा नहीं करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने यमन को मार्क किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप के दौरान में वहाँ पे जो इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक किया गया हमास के डोमिनेटेड एरिया के अंदर में। तो आप देखिए कि यमन के जो होती रिबेलियंस है जिनको कि ईरान के द्वारा बैक किया जाता है, उनके द्वारा रेड सी के एरिया के अंदर में काफ़ी कार्गोज के ऊपर जो अटैक है वो देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ओबीसी कोटा के पर्सपेक्टिव से है, तो कुछ ओबीसी का जो कोटा है उसको चेंज किया गया है कर्नाटक के अंदर में। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के द्वारा यहाँ पे एक सम्मन है वो जारी किया गया। आपको पता होना चाहिए कि इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिया गया, 102 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके थ्रू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास आपको देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें 338B नाम का जो आर्टिकल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अर्लियर फेज के अंदर में आप देखिए कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, उसके अंडर में आपको ये जो कमीशन है या जो बैकवर्ड क्लासेज का जो केसेज है वो आपको देखने के लिए मिलते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे हॉट बटन के बारे में है। आप देखिए कि आईएमडी के द्वारा कुछ एडवर्टाइजरीज है जिनको गाइडलाइंस है उनको इश्यू किया गया था कि हमारे यहाँ पे समर के समय जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हायर देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट फेज के वोटिंग के समय इसको ऑब्जर्व भी किया गया स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो देखने के लिए मिला है। तो उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि हमारे पोलिंग बूथ के ऊपर में जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, डिजास्टर का जो हमारे यहाँ पे अथॉरिटी है, इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे उनका एक जो कोलैबोरेशन के अंदर टास्क फोर्स है उसे क्रिएट किया जाए, जिससे कि सीनियर सिटीजन से जब बूथ के लिए अप्रोच करें तो उनको डिहाइड्रेशन का कोई सिचुएशन ना हो सके इस हीट वेव का कंडीशन के अंदर में या हायर टेम्परेचर के सिचुएशन के अंदर में। तो उसी दौरान में हमारे पोलिंग बूथ को एक्सेसिबल के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। हाई लेवल ऑफ सी के बारे में डिस्कस किया गया है कि आप देखिए कि रिसेंटली कुछ इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो बेबल मंदाब का स्ट्रेट का एरिया है या आप देखिए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एरिया है, वहाँ पे जो सी पायरेट्स है उनका एक्टिविटी देखने के लिए मिला है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस एरिया के अंदर भी आप देखिए कि काफ़ी सारी जो कार्गो वेसल्स है उनको सीज किया गया। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो हाई सी के एरिया के अंदर में जो इंडियंस हैं उनका किस तरीके से जो लाइफ है उसको सिक्योर किया जाए अथॉरिटीज़ के द्वारा, उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो आपको रेड सी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो रिसेंट इंसिडेंट है उनके बारे में पता होना चाहिए। आईएमडी आप देखिए कि यहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है या उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस को डिस्कस किया गया है। एनएचआरसी जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है एनएचआरसी है, उसके द्वारा भी आप देखिए कि ह्यूमन राइट एट द सी का एक पर्सपेक्टिव है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, यही कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो आप देखिए कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको कुछ एरियाज के बारे में पता होना चाहिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, बेबल मंदाब के बारे में, सी पायरेट्स जो आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर देखने के लिए मिलते हैं उनके पर्सपेक्टिव से। काफ़ी बार आप देखिए कि लोगों को रिक्रूट कर लिया जाता है इस एरियाज़ के अंदर में, जो हाई सी का एरिया है उसमें वर्किंग के रिगार्डिंग में उनके लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो प्रॉपर जो फूड है वो उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, जो लो लेवल ऑफ आपको वेजेज हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि आप देखिए कि हमारा जो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसका जो रिपोर्ट है वो निकाला गया, जिसके अंदर 180 जो रैंकिंग है वो इंडिया का देखने के लिए मिला है सबसे लास्ट के अंदर में। इंडिया के द्वारा इनका जो मेथडोलॉजी है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि आप देखिए कि हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत अभियान है, उसके अलावा अगर हम बात करें हमारा और भी काफ़ी सारा जो कैटेगरी का इसी के अंदर में जो बेसिकली वो जो स्कीम है उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसमें वाटर है, सैनिटेशन है, हेल्थ है। इन एरियाज़ का जो आपको देखने के लिए मिलेगा सैनिटेशन के रिगार्डिंग का जो स्कीम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर में आप देखिए कि काफ़ी सारे जो इंडिकेटर्स हैं 40 के आसपास जो इंडिकेटर्स है उसके थ्रू यहाँ पे परफॉर्मेंस है उसको एनालिसिस किया जाता है। 11 कैटेगरी के अंदर में आपको जो डिफरेंट एरियाज़ देखने के लिए मिलते हैं जिसके थ्रू कंट्री का जो परफॉर्मेंस है उसको देखा जाता है। तो हमको किस तरीके से यहाँ पे अश्योर करना चाहिए जिससे कि हम स्वच्छ भारत मिशन का जो रियलिटी है उसको यहाँ पे देख सके और उसके अंदर में किस तरीके से यहाँ पे इम्प्रूव है वो कैरी आउट कर सकें। बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स बताया गया नेशनल कमीशन फॉर एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग में जो बेसिकली लॉन्च किया गया था 2019 के समय में स्वच्छ भारत अभियान 1 के बारे में, स्वच्छ भारत अभियान 2 के बारे में। 2 का जो बेसिक पर्पस था कि गार्बेज फ्री हमारा सिटी एरिया होना चाहिए, अर्बन एरिया गार्बेज फ्री होना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर कैरी आउट किया जाएगा। बट यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट्स कि वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो मशीन्स हैं उनको खरीद लिया गया है पर मशीन्स का जो वर्किंग है वो नहीं देखने के लिए मिला है। स्टिल अगर हम बात करें ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो सेग्रीगेशन है वो ह्यूमन बींग्स के थ्रू ही आपको देखने के लिए मिलेगा। कैग का जो रिपोर्ट है वो भी बताता है कि हमारे यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट में काफ़ी सारा जो प्रॉब्लम्स है वो देखने के लिए मिला है। टेक्नोलॉजी इंसेंटिव का जो मशीन्स है उनको रिक्रूट किया गया है बट उन मशीन्स का जो यूज है वो नहीं देखने के लिए मिला है। तो इन्हीं कुछ एरियाज के अंदर में स्वच्छ भारत मिशन के रिगार्डिंग में यहाँ पे कुछ कंसर्न्स है उनको रेज किया गया है इस एडिटोरियल के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में है स्टूडेंट 2019 के समय गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था कि हमारी जो सिटीज़ है उसके अंदर में PM 2.5 और PM 10 को हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। बेस ईयर रखा गया स्टूडेंट 2017 को। क्या टारगेट रखा गया कि 2024 तक हमें यहाँ पे जो PM है पार्टिकुलेट मैटर है उसका जो प्रोडक्शन है उसको यहाँ पे रिड्यूस करना है। कितना यहाँ पे रिड्यूस करना है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। बेसिकली इसको बताया गया था कि 20 to 30% के आसपास रिड्यूस करना है 2024 तक। 2026 के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि हमको 40% जो PM 2.5 और PM 10 है उसको रिड्यूस करना है। तो ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आपको देखने के लिए मिलेगा बट उसके रिगार्डिंग में कुछ कंसर्न्स हैं उनको रेज किया गया है कि काफ़ी सारी सिटीज़ के द्वारा जो टोटल नंबर ऑफ फंड यहाँ पे अलोकेट किया गया था उसका भी जो यूज़ है वो नहीं देखने के लिए मिला है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसका फंड है उसका अंडर यूटिलाइजेशन है काफ़ी सारी सिटीज़ के अंदर में। आपको ये टारगेट पता होना चाहिए हमारी सिटीज़ के अंदर में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 को यहाँ पे रिड्यूस करना है। 24 और 2026 का जो टाइमिंग है वो बताया गया। बेस ईयर है स्टूडेंट 2017। सूरत के अंदर में आप देखिए कि जो प्रपोजर्स हैं उनका बेसिकली रिजेक्ट कर दिया गया था रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। किसी दूसरे कैंडिडेट के द्वारा जो ऑब्जेक्शन है उनको रेज किया गया था तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है जिसके अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का कुछ प्रोविजंस हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के जो प्रोविजंस हैं जिसमें सेक्शन 33 है, सेक्शन 36 है, जिसके अंदर में आप देखिए कि रिटर्निंग ऑफिसर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब प्रपोजर्स का जो सिंबल है उसके रिगार्डिंग में भी उनका जो बेसिकली जो रिक्रूटमेंट जो नॉमिनेशन पेपर है उसको कैरी करना होता है। उसका जो नॉमिनेशन है उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि नॉमिनेशन के अंदर में या इलेक्शन के रिगार्डिंग में कोई भी डिस्प्यूट है तो कहाँ पे अप्रोच किया जाता है कैंडिडेट के द्वारा हाई कोर्ट के अंदर में। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच नहीं किया जाएगा, हाई कोर्ट के अंदर जो अप्रोच है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि ऐसे ही अगर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा तो आने वाले फ्यूचर के समय में कोई भी फॉरेस्ट का एरिया या कोई भी एनिमल्स है वो नहीं देखने के लिए मिलेंगे। बेसिकली आसाम गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको डीनोटिफाई किया गया था, उस डीनोटिफिकेशन को यहाँ पे स्टे किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो प्रोबितारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से कुछ लॉ है जिसको कि फ्रेम किया गया था यूरोपियन यूनियन के अंदर में, तो उसका विड्रॉल को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यहाँ पे जो हीट बाइट है उसके रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया। बैंकॉक के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो हायर देखने के लिए मिला है। यहाँ पे जो इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट अथॉरिटी है, आप देखिए कि
इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है उसके बारे में है, जो 1773 के समय एग्जिस्टेंस के अंदर में आया था। और हेडक्वार्टर उसका कहाँ पे है स्टूडेंट्स? उसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस के अंदर देखने के लिए मिलेगा। नेपाल के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा यहाँ पे आप देखिए कि उनका द्वारा जो मीटिंग है उसको कैरी आउट किया गया। एग्जाम के पर्पज से ये नहीं इंपॉर्टेंट है। पैलेस्टाइनियन जो एरिया है, हमास का कुछ एरिया है, उसके पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो चर्च के जो फादर हैं जिनके द्वारा नवेली नाम के जो अपोजिशन के लीडर हैं उनके लिए एक प्रेयर है उसको रखा गया था रसिया के अंदर में, तो उनको बेसिकली सस्पेंड कर दिया गया है। आप देखिए कि इजराइल का बारे में है। इजराइल के द्वारा गाजा स्ट्रिप के पर्सपेक्टिव से कुछ यूएस कांग्रेस का जो अप्रूवल है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया। एग्जाम के पर्पज से ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस न्यूज के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलता है यूएस के द्वारा मिसाइल को दिया गया है यूक्रेन को, तो ये भी एग्जाम के पर्पज से तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, तो नेक्स्ट न्यूज़ आप देखिए कि ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। जब ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो श्रीलंका का विजिट के लिए आए हैं, तो उस दौरान में ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव से वहाँ पे डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से उसको डेवलप किया जा सके। आपको ग्लोबल साउथ का जो टर्म है वो किसके द्वारा कॉइन किया गया उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि आप देखिए कि साउथ का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बूस्ट करने के रिगार्डिंग में जो अफ्रीकन यूनियन है उसको ऐड किया गया था G20 का मीटिंग के दौरान में, जब इंडिया के अंदर उसको ऑर्गेनाइज हुआ, तो वो भी आपको कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। एक ग्लोबल साउथ है। ग्लोबल साउथ का जो टर्म है वो एक तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे भी डिवाइड किया जाता है। नॉर्थ के जो कंट्रीज हैं, साउथ के जो कंट्रीज हैं उन्हें, या साउथ के जो मैक्सिमम कंट्रीज वही हैं कि वो कभी ना कभी कॉलोनी रही हैं नॉर्थ के कंट्रीज का, तो आप देखिए कि वहाँ पे जो पुअर्टी रेट है वो आपको लो हायर देखने के लिए मिलेगा। इकोनॉमी का जो प्रोग्रेस है वो लोअर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स उन कंट्रीज के बारे में, तो कंप्लीटली डिपेंडेंट हुआ करते हैं नॉर्थ के जो कंट्रीज है, वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनके ऊपर में। तो ये आपको ग्लोबल साउथ का एक डेफिनेशन के रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा। इकोनॉमी के रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि एक यहाँ पे जो लाइन है जो कि इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से सेग्रीगेट करता है, वो कंप्लीटली आप देखिए कि एक ही डायरेक्शन के अंदर में वो लाइन नहीं है, वो अप डाउन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज उनको सेग्रीगेट करता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।